गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो गुड मॉर्निंग सर। या जो एससी का टॉपिक था उसमें हम लोगों ने एक स्पेसिफिक पॉइंट्स कंप्लीट किए थे एंड दिस टाइम ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट इज SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल, या आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो इसी के अंदर आएगा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के लाइफ साइकिल्स, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के वी हैव डिफरेंट मॉडल्स एज यू कैन सी हियर। प्रोटोटाइपिंग आएगा, स्पाइरल आ सकता है, वाटरफॉल आ सकता है। वी हैव दिस डिफरेंट मॉडल और अप्रोचेस। अब ये डिफरेंट मॉडल या अप्रोचेस को फॉलो कैसे करना है, हाउ इट इज़ यूजफुल for developing software, and at same point of time, which one should be applicable for which type of softwares। अब ये समझने के लिए सबसे पहले वी शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको सिखाया था, कंपलसरी, वॉलेंटरी, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, गाइस, कि नहीं सिखाया हम लोगों ने? हेलो गाइस। यस सर। क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, कंपलसरी, वॉलेंटरी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिखाया था मैंने, नहीं सिखाया? ओके, नहीं सिखाया, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले सबसे पहले लिख देना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बिफोर वी स्टार्ट विद SDLC। नाउ गिव द टाइटल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बिकॉज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर ट्राइंग टू डेवलप। ये सबसे पहले तो ये कैटेगराइज करना है आपको। वंस वी कैटेगराइज दैट, उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि आप कौन सा SDLC मॉडल यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल यूज़ करेंगे। एंड आपका जो TY में SPM सब्जेक्ट आएगा, जिसमें आपका प्रैक्टिकल पार्ट में यू सपोज टू डेवलप अ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, उसमें सिलेक्टिंग अ प्रॉपर और करेक्ट SDLC इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक SDLC अगर रॉन्ग सिलेक्ट किया है, तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं रॉन्ग जाता है। हम लोग SY में कभी कभी ये समझते नहीं है, और TY में इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। सो बेटर कि आपको वो एक क्लियर पिक्चर पता हो कि कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर के लिए विच टाइप ऑफ SDLCs आर इम्पॉर्टेंट इन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आपका जो टाइप रहेगा, ये तो सबसे सिंपल है, आपने सबसे पहले सीखा भी रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा? व्हाट थिंग्स कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, एक्सेट्रा। अभी हम लोग जो मोस्ट ऑफ टाइम फोकस करते हैं, वी फोकस ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स लाइक वेबसाइट, मोबाइल ऐप। अब इसके अंदर वापस सब कैटेगराइजेशन होता है। ये डिफाइन करने के बाद में नेक्स्ट वी हैव इज कंपल्सरी, वॉलेंटरी सॉफ्टवेयर। अब देखो यहाँ पे कंपलसरी एंड वॉलेंटरी दो टाइप के रहेंगे। एनीवन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विल कम अंडर कंपलसरी और वॉलेंटरी? देखो क्विकली एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स एक्सेट्रा आर कंसिडर एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, बराबर है। देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से रहेंगे? वेबसाइट्स है, मोबाइल ऐप है, ये सारे एप्लीकेशंस है, बराबर है। आप अगर ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जो ब्राउजर है वो भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वी आर यूजिंग MS ऑफिस, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगराइजेशन जो आता है वो आता है कंपलसरी वॉलेंटरी सॉफ्टवेयर। कंपलसरी सॉफ्टवेयर कौन सा होगा एंड वॉलेंटरी कौन सा होगा? अगर हम लोग ये देखें तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, वी हैव लाइक पासपोर्ट ऑफिस,
पासपोर्ट वेबसाइट, आधार कार्ड वेबसाइट, पैन कार्ड वेबसाइट, बराबर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन साइट प्रोवाइडेड फ्रॉम द कॉलेज या यूनिवर्सिटी, लाइक फ्रॉम यूनिवर्सिटी सपोज, ठीक है। एंड सेम वे अगर मुझे टैक्स फाइल करना है सो उसके लिए, या जीएसटी फाइल करना है, जीएसटी साइट्स, तो ये सारे कंपलसरी है, आपको यही यूज़ करना पड़ेगा अगर आप इंडिया में वो बिजनेस कर रहे हो तो, आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, ठीक है। देन वॉलेंटरी कौन से रहेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, ये सारे आपके वॉलेंटरी आएंगे, वेदर यू यूज इट और यू डोंट यूज इट, इट डजेंट मैटर। देन कम्स क्रिटिकल। अब इसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसपे ह्यूमन डिपेंडेंस मोर, इफ ह्यूमन डिपेंडेंस इज मोर, इफ ह्यूमन डिपेंडेंस इज मोर देन उसको हम लोग क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे उसके, बैंकिंग, मेडिकल, यस, मेडिकल सॉफ्टवेयर, लाइक जहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो रिपोर्ट्स स्टडी करता है, या वी कैन से पेशेंट रिपोर्ट जनरेटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। देन नॉन क्रिटिकल मतलब क्या होगा, ह्यूमन डिपेंडेंस इज लेस। एग्जाम्पल कौन से रहेंगे, लाइक कॉलेज वेबसाइट which only provides basic info about college। देन दूसरा कौन सा रहेगा, नॉन क्रिटिकल, दूसरा कौन सा आएगा, यस, दूसरे, ब्लॉगिंग वेबसाइट, हाँ, ब्लॉगिंग आएगा, वेबसाइट, हाँ, दूसरा विच वन यू आर सेइंग, सब ब्लॉग्स होते हैं ना, ब्लॉगिंग वेबसाइट। हाँ, ओके, ब्लॉग साइट, वो भी नॉन क्रिटिकल आएंगे। देन अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्विटर है, ये भी क्या आएगा, नॉन क्रिटिकल आएगा। ह्यूमन डिपेंडेंस इस पे ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह में उठ के मैं पहले जाके ट्विटर चेक करूँगा और उसके बेस के ऊपर आई विल डिसाइड कि आगे मुझे क्या काम करना है। सो ये आपके कैटेगराइजेशन हो गए, प्लीज़ नोट इट डाउन क्विकली, उसके आगे फिर हम लोग दूसरा डिस्कस करते हैं, SDLCs, नोट इट डाउन। यस सर। वी आर डन विद दिस, अभी हम लोग वापस PDF पे जाते हैं। अब जो कैटेगराइजेशन देखे हम लोगों ने, उसके बेस के ऊपर विल डिसाइड कि कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर्स हम लोगों के हैं, फ्रॉम द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसमें से अभी आपको कौन से बनाने हैं, एंड फॉर दैट रीजन विच SDLC मॉडल वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है, ये यहाँ पे फॉलो होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको अलग अलग दिए हुए, इसमें से और भी बहुत सारे आएंगे, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, जस्ट 1 मिनट, तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या बोला है, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस द गोल इज टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अब हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर का मतलब जितना अच्छा आप मॉडल फॉलो करेंगे, उसके स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसका आपका उतना ही आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होते जाएगा, बिकॉज इसके अंदर आपको गाइडलाइंस दिए रहेंगे कि ओके हाउ वी सपोज टू जनरेट द रिक्वायरमेंट, हाउ वी सपोज टू डिजाइन इट, हाउ वी सपोज टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ वी सपोज टू वेरीफाई इट, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दिए रहेंगे। सो फोकस क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग कैसे फॉलो करेंगे, कोडिंग, टेस्टिंग कैसे होगा, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, बराबर है ना। मेजर डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल मतलब मिनिमम इतना लेवल ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए, मिनिमम इतना लेवल ऑफ सिक्योरिटी आना चाहिए, और ऐसा कुछ उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। और उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होता है जिससे हम लोग जज कर सकते हैं कि हाँ, अब देखो फिजिकल प्रोडक्ट अगर होता है ना तो उसको देख के हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ इसका क्वालिटी कैसा है, लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट वर्चुअल प्रोडक्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल,
सो वो टाइम पे हम लोग बेसिकली अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। अलग अलग पैटर्न का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि ओके अब यहाँ पे हम लोगों ने कितना परसेंट टेस्टिंग किया है, उसके लिए अगेन हम लोग एक अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं। देन नंबर ऑफ बग्स एरर्स कितने हम लोगों ने कंट्रोल किए है, आपने जो डेवलपमेंट किया है वो कितना प्रॉपर किया है आपने, है ना, ये सारे प्रोसेस फॉलो होंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस डिफाइंस टास्क द प्रोजेक्ट शुड परफॉर्म, बराबर है, कि आपको क्या क्या टास्क, छोटे छोटे टास्क आपको करने हैं। याद रखो द सेट ऑफ टास्क जब आप छोटे टास्क जब आप धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तब जाके आपका एक बड़ा सा प्रोजेक्ट या बड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे जब हम लोग मॉड्यूल डिवीजन, उसके सब मॉड्यूल और उसके प्रोसेसेस डिवीजन करते हैं, तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना उसको हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं। और जितना बेटर वे में आप वो प्रोसेसेस डेवलप कर पाएंगे उतना ही प्रॉपर, अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट पार्ट चलेगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अ प्रोसेस लिमिट्स द डिग्री ऑफ द फ्रीडम फॉर अ प्रोजेक्ट बाय स्पेसिफाइंग व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी मस्ट बी अंडरटेकन एंड इन व्हाट ऑर्डर इट शुड बी अंडरटेकन। लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि ओके जो शॉर्टेस्ट एक्टिविटीज़ है या जो सबसे छोटे वाले टास्क है उसको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। या लेट्स टेक अ एग्जांपल हम लोग का एक कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर है। अब उसमें मुझे स्टूडेंट्स को लॉगिन प्रोवाइड करना है। सो लॉगिन प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या एक्टिविटी कंप्लीट करना पड़ेगा, साइन अप एक्टिविटी या एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन एक्टिविटी। साइन अप तो नहीं कर रहे हम लोग, जैसे ही आपका एडमिशन सक्सेस होगा कॉलेज के साइड से आपको लॉगिन मिलेगा। तो इट मीन्स सीक्वेंस में सबसे पहला मेरा जो एक्टिविटी आएगा वो कौन सा आ गया, एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको डेटाबेस में वो एडमिशन के जो टेबल्स है ना, वो एडमिशन के टेबल्स बनाने पड़ेंगे। रिमेंबर, अगर आपके एडमिशन के टेबल्स अगर डेटाबेस में प्रॉपर नहीं बने तो आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा। एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा तो आप स्टूडेंट्स को लॉगिन नहीं दे पाएंगे, एंड इफ स्टूडेंट डजंट गेट्स अ लॉगिन तो उसके बाद फिर उनके लेक्चर अटेंड करने का जो मेन कंसेप्ट है वो स्टार्ट होगा। सो अगर उनका एडमिशन अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्यों, बिकॉज आपके डेटाबेस के डिजाइंस जो है उसमें मिस्टेक हो गया। अब उसकी वजह से स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ तो उनको लॉगिन नहीं मिला, एंड लॉगिन नहीं हुआ मिला, एज अ रिजल्ट दे आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर्स, एंड उसकी वजह से फिर उनका जो अटेंडेंस है वो रिक्वायर्ड अटेंडेंस उतना नहीं मिल पाएगा। सो अगर वो रिक्वायर्ड अटेंडेंस अगर उनका कम जाता है देन वी कैन नॉट से कि इट्स अ फॉल्ट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, बिकॉज दैट इज अ फॉल्ट इन आवर सॉफ्टवेयर, बिकॉज ऑफ विच उनका एडमिशन प्रोसेस ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, एंड एज अ रिजल्ट दे मिस द लेक्चर्स। सो आप देखो कि ये जो है ना, दिस इज द पाथ, बराबर है, जो पाथ हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब दिस शुड बी अ फर्स्ट टास्क, ये बाद में आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, ये कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे का। अब आप देखो कि अगर मैं डायरेक्टली अगर स्टूडेंट को लॉगिन प्रोवाइड करने वाला टास्क अगर कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब तक मैं स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देता तब तक लॉगिन पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। हम लोग कोई भी स्टूडेंट को डायरेक्ट लॉगिन प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो इट मीन्स कि सबसे पहले आपको कंपलसरी वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी सपोज टू प्रोवाइड देम एडमिशन, तो वो टास्क कंप्लीट करना वो बहुत ज़रूरी है। सो अगर लॉगिन वाला टास्क पहले कर भी रहा हूँ तो भी मुझे उसको बीच में अटका के वापस एडमिशन वाले पे फोकस करना पड़ेगा। सो इसी के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि आप जब कभी अगर कोई टास्क जब कभी आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो डिफाइनिंग द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट, जिससे आपको कोई एक टास्क बीच में से रोक के कोई दूसरा कंप्लीट ना करना पड़े, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि एक कोई टास्क का आउटपुट एज एन इनपुट फॉर अनदर टास्क। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन प्रोसेस का आउटपुट, अगर एडमिशन सक्सेस हुआ देन उसका आउटपुट इज एन इनपुट फॉर लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन। if admission is success then that output will be provided as an input for a student login, and based on which student can get the access of student portal. That is how sequence goes. So यहाँ पे वही बताया, the path is obtained from the user needs
to the software satisfying these needs. The process drives the project and heavily influence the outcome. सो यहाँ पे आपको देखो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दिया है. नाउ क्या यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या बोला है, अ प्रोसेस मॉडल specifies a general process usually as a set of stages in which project should be divided. याद रखो हाउ वी डिवाइड अ प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको प्रोजेक्ट डिवीजन पहले ही मैंने बताया हुआ है आपको. जब हम लोगों ने समझा था कि अगर एक कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना आना चाहिए. मॉड्यूल डिवीजन होने के बाद में हम लोग उसको सब मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे. सब मॉड्यूल में डिवाइड करने के बाद में विल डिवाइड इट इनटू मोर सब मॉड्यूल्स एंड देन इन प्रोसेसेस. तो मॉड्यूल डिवीजन जितना प्रॉपर रहेगा उतना आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे. सो ऑर्डर इन विच स्टेजेस शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड एनी अदर कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेजेस, ये आपको बेसिक बताना है. Now, basic premise behind a process model is that in the situation for which model is applicable and using the process model as project's process will lead to a low cost high quality. तो आपने डिवीजन जितना प्रॉपर किया है, टास्क डिवीजन सीक्वेंस जितना प्रॉपर बताया, उससे उसका एडवांटेज क्या रहेगा, आपका प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग उतना ही मिनिमम रहेगा और क्वालिटी उतना प्रॉपर रहेगा. और जो आपका रिड्यूस द साइकिल टाइम, मतलब आप एग्जैक्टली आपको पता है कि क्या चीज़ कभी करना है, तो आप कोई एक टास्क को 2 बार नहीं करेंगे. आप एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो एक टास्क आपने चालू करेंगे तब से एंड तक वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. अगर प्रॉपर सीक्वेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, थोड़े टाइम हम लोग ये टास्क पे काम कर रहे हैं, बाद में सडनली पता चला कि नहीं इसके पहले ये वाला कंप्लीट करना है तो उसके ऊपर काम करेंगे, फिर वापस उसके ऊपर आएंगे, फिर पता चला कि अगर डेटाबेस हम लोगों ने बनाए नहीं तो वापस जाके डेटाबेस पे काम करेंगे, देन वापस हम लोग लॉगिन वाले टास्क पे आएंगे. सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और उससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. सो ये आपके बेनिफिट्स होते हैं. तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, एक्सप्लेन वाटरफॉल मॉडल विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अब मैंने आपको फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में कुछ बेसिक बताया हुआ है. ओके, मैं आपको वापस एक बार बता भी देता हूँ फिजिबिलिटी स्टडी. सो आई होप दिस डायग्राम इज विजिबल टू एवरीवन. एज यू कैन सी वी हैव टोटल 4 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैंने आपको 3 सिखाया था, एक लास्ट आप ऐड कर लो, टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड ऑपरेशनल, एंड फोर्थ इज शेड्यूल. सो टेक्निकल में क्या बोला, इज द प्रोजेक्ट पॉसिबल विद द करंट टेक्नोलॉजी, और अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज करने वाले तो उसके टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या हो सकते हैं, एंड जो एंड यूजर्स के लिए हम लोग ये बनाने वाले हैं उसका अवेलेबिलिटी क्या है. सपोज अगर मैं एक हाई एंड टेक्नोलॉजी बना तो रहा हूँ, लेकिन जब मैं वो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो वो जो यूजर्स के लिए बना रहा हूँ, जो प्लेस के लिए मैं बना रहा हूँ, वो प्लेस पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या. जैसे मैं 5G बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग इंडिया में उसको लॉन्च करने वाले तो इंडिया में अभी तक 5G सपोर्ट है ही नहीं, देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. या फिर 4G के लिए बना रहा हूँ लेकिन हम लोग उसको लॉन्च करने वाले मिडल ईस्ट सर्टन कंट्रीज जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन अभी भी है, और सम अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे 3G मुश्किल से चल रहा है. सो देन वहाँ पे कैसे वर्कआउट होगा. इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, तो हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मशीन्स, बाकी के जो आपके ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, सर्वर कैपेसिटी है एंड मनी है, ये सारे हम लोग के पास लिमिटेड है. सो ये लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में ये जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो डेवलप करना पॉसिबल है क्या, दैट्स अनदर थिंग. शेड्यूल फिजिबिलिटी मतलब ये हम लोग जो टाइम में ये बोल रहे हैं उतने टाइम में ये सब कुछ पॉसिबल है, बराबर है. एंड ऑपरेशनल मतलब जो हम लोग ये सेम जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इफ द सिस्टम इज डेवलप विल इट बी यूज्ड फॉर ह्यूमन एंड सोशल इश्यूज. मतलब जहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं उसके लिए ये एग्जैक्टली यूजफुल है क्या या ये यूजफुल नहीं है ना, ये हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे दिस इज द सेम इमेज. आपको ये नोट करके अलग से नोट्स में रखना है, आगे हम लोगों को वापस ये काम में आएगा. नोट इट डाउन क्विकली, जल्दी नोट करो एवरीवन. सो बेस्ड ऑन दी करंट डिस्कशन आपको क्लियरली समझ में आया रहेगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है यहाँ पे वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या होता है.
तो सबसे पहले हम लोगों ने सिस्टम फिजिबिलिटी चेक किया कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हम लोग के पास या क्लाइंट के पास, हम लोग के पास नहीं, ऑफ कोर्स क्लाइंट एंड पे जो सिस्टम्स अवेलेबल है उसके ऊपर वो प्रॉपर चलेगा क्या, और उसके हिसाब से क्लाइंट ने प्रोवाइड किए हुए जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे। लाइक क्लाइंट के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाइंट के पास जो स्पीड का इंटरनेट है वो प्रॉपर है क्या, तो उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट होगा, और वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग रिक्वायरमेंट एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद में कौन से रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली अभी हम लोग डेवलप करेंगे उसका प्लानिंग होगा। एंड देन ये जो प्लान किया है उसको वापस हम लोग वैलिडेट करेंगे कि हम लोग के पास जो इनफ रिसोर्स और बजट दिया हुआ है उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रॉपर है, अगर है तो प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट फॉर इट। देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आएगा, बराबर है, और ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन के हम लोग के अलग अलग टाइप्स थे, याद है आपको, मैंने 3 टाइप बताए थे आपको, आर्किटेक्चरल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, डिटेल डिजाइन। सो सिस्टम डिजाइन को हम लोग वेरीफाई करेंगे कि एज पर द अबोव रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी स्टडी डन, ये हम लोग के सिस्टम डिजाइन करेक्ट जा रहा है क्या, अगर जा रहा है तो उसके बेस के ऊपर हम लोग ये सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है वो आगे हैंड ओवर करेंगे, जिसके अंदर आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड हाई लेवल डिजाइन इंक्लूडेड रहेगा, और उसके बेस के ऊपर आपका डिटेल डिजाइन एक रिपोर्ट बनेगा। वो वेरीफाई करने के बाद में कि हाँ ये जो डिटेल डिजाइन बना है वो एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, हम लोग आगे उसको कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे देंगे। वंस कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज डन, बाद में हम लोग उसको लेके जाएंगे टेस्टिंग में, जहाँ पे टेस्टिंग में उसके अलग अलग टाइप के टेस्ट होंगे। कितने टाइप के टेस्टिंग लेवल्स मैंने बताए थे, जल्दी बताओ। यूनिट टेस्ट, देन नेक्स्ट कौन सा था आफ्टर यूनिट टेस्ट गाइस? इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। यस, इंटीग्रेशन टेस्ट। यस, इंटीग्रेशन के बाद में दूसरा कौन सा आएगा? सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्ट। सिस्टम टेस्ट के अंदर 3 टाइप बताए थे, फंक्शनल, फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस यस, फंक्शनल आएगा, ऑपरेशनल आएगा, एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी, रिमेंबर यस सर। सिस्टम टेस्ट के अंदर। और बाद में सिस्टम टेस्ट के बाद क्या आएगा? एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर 2 टाइप आएंगे, अल्फा एंड बीटा टेस्ट। ओके अब मैं आपको इंटीग्रेशन के अंदर 2 टाइप बताना भूल गया हूँ, एक होता है टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप। ओके सो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हम लोग आगे टेस्टिंग वाला पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जस्ट नोट करके रखना, आगे हम लोग जब टेस्टिंग वाला टॉपिक वापस डिस्कस करेंगे मुझे एक बार वो रिमाइंड करा देना, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है गाइस? कौन से टेस्टिंग के लेवल्स हम लोगों ने पढ़े? यूनिट टेस्ट आया, यूनिट टेस्ट के बाद में दूसरा कौन सा आएगा? यूनिट टेस्ट के बाद में इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन के अंदर 2 टाइप रहेंगे, ठीक है? इंटीग्रेशन के अंदर 2 टाइप के टेस्टिंग रहेंगे, टॉप डाउन और बॉटम अप। ओके उसके बाद में कम सिस्टम टेस्ट, जिसके अंदर 3 सब टाइप्स होते हैं। 3 सब टाइप्स होते हैं, नोट कर लेना, मुझे वापस एक बार याद दिला देना जब हम लोग टेस्टिंग वाला टॉपिक करेंगे। तो सिस्टम के अंदर 3 टाइप कौन से रहेंगे? फंक्शनल टेस्ट, बोलो जल्दी से, फंक्शनल टेस्ट, ऑपरेशनल टेस्ट, ऑपरेशनल, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। यस। थर्ड टाइप इज सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस के अंदर 2 टाइप हम लोगों ने पढ़े, अल्फा बीटा। अल्फा ऑल्सो कॉल्ड एज, अल्फा टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट बॉक्स टेस्ट, एंड बीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रे बॉक्स। नहीं, ब्लैक बॉक्स आएगा, ठीक है? ब्लैक बॉक्स या, और व्हाइट बॉक्स, दैट इज अल्फा इज कॉल्ड एज व्हाइट बॉक्स, बीटा इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स, और ये दोनों के बीच में और एक टाइप आता है दैट इज ग्रे बॉक्स, ठीक है? ये नोट करके रखना, वापस जब पढ़ाऊंगा अगर इसमें से एक आध मैं भूल जाता हूँ तो मुझे याद दिलाना। नाउ व्हाइट बॉक्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट टेस्ट, ट्रांसपेरेंट टेस्ट। ब्लैक बॉक्स इज कॉल्ड एज नॉन ट्रांसपेरेंट टेस्ट, एंड ग्रे बॉक्स इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे ग्रे को? एनी गेस? सेमी ट्रांसपेरेंट। यस, सेमी ट्रांसपेरेंट। क्लियर? सेमी ट्रांसपेरेंट। या सेमी ट्रांसपेरेंट टेस्ट बोलेंगे उसको। सो वो आपके टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हो गए, इसको मैं बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, याद दिलाना मुझे। ओके देन कम्स इंस्टॉलमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड यूजर ट्रेनिंग, ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे।
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिप्लॉयमेंट एंड इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मतलब डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाइंट साइड, किसके साथ, यूजर मैनुअल के साथ में, प्लस टेस्ट रिपोर्ट्स। टेस्ट रिपोर्ट्स भी हम लोग यूजर को देंगे। कभी कभी हम लोग क्लाइंट टेक्निकल नहीं रहता है तो उसको हम लोग टेस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, हम लोग उसको ISO सर्टिफिकेट देते हैं कि ISO सर्टिफिकेट इज द प्रूफ which we gets from the ISO organization, ISO इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। उसके पास से आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है। वी सबमिट दैट सर्टिफिकेट एंड क्लाइंट इज गोइंग टू ट्रस्ट ऑन दैट सर्टिफिकेट कि ओके द टेस्टिंग इज डन प्रॉपरली। तो अगर वो है, यूजर मैनुअल साथ में सबमिट किया, उसके बेस के ऊपर इंस्टॉलेशन क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय होगा सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग होगा क्लाइंट्स का। अब सारे क्लाइंट्स को हम लोग ट्रेन नहीं करेंगे, उसमें से जो 5-10 लोग टेक्निकल रहेंगे थोड़े, उनको ट्रेन करेंगे एंड दे विल टेक ट्रेनिंग सेशन अहेड फ्रॉम देयर साइड। वो और 40-50 को ट्रेन करेंगे, वो 40-50 और आगे लोगों को ट्रेन करेंगे। इट गोज लाइक दैट। और उसके बाद में एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन का रिपोर्ट सक्सेस आ गया, तो बाद में हम लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। और वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके मेंटेनेंस के 4 टाइप आते हैं। CAP², कौन से 4 बोले थे? CAP²। C स्टैंड्स फॉर, जल्दी से, C स्टैंड्स फॉर विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस? Corrective. यस, Corrective. स्टैंड्स फॉर करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या आएगा? बग फिक्सिंग, एरर सॉल्विंग। उसके बाद में A स्टैंड्स फॉर अडेप्टिव मेंटेनेंस, मतलब अडेप्टिव मेंटेनेंस में क्या आएगा? अडेप्टिव मतलब if we are changing the what we say, if we are changing the technology, तो न्यू एनवायरमेंट, न्यू प्लेटफॉर्म को इजीली वो अडॉप्ट कर पाए, वो अडेप्टेशन मेंटेनेंस होगा। अगर मैंने विंडोज 8 से विंडोज 10 पे गया या विंडोज 12 पे गया फ्यूचर में, तो दैट इज अडेप्टिबिलिटी टेस्ट, बराबर है। नेक्स्ट कौन सा था? मेंटेनेंस। Perfection. परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। या प्रिवेंटिव मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे हम लोग, प्रिकॉशनरी सिक्योरिटी मेजर्स, जिससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड परफेक्टिव में क्या करेंगे? परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। जो चीज़ें ऑलरेडी चल रहा है लेकिन उसमें सपोज यूज़र को नंबर ऑफ क्लिक्स ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ क्लिक्स आप मिनिमम करो जिससे वो सॉफ्टवेयर और यूज़र फ्रेंडली हो जाए, या उसको और फास्ट बनाओ वो प्रोसेस को। दैट्स इट। सो ये आपका बेसिक आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये था। वाटरफॉल को हम लोग ये वे में पढ़ते हैं बेसिकली। आप ये वाला डायग्राम भी याद रख सकते हो। सो नॉर्मली आप मोस्ट ऑफ जगह पे वाटरफॉल देखोगे ना, वो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। हम लोगों ने जो डायग्राम पढ़ा था SDLC का, मैंने आपको सिखाया, उसमें भी ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहले आएगा सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट के बाद में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, 4 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी। कौन से 4 टाइप पढ़े हम लोगों ने? इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल, टेक्निकल एंड Schedule. या शेड्यूल फिजिबिलिटी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सिस्टम डिजाइन है, जिसके हम लोगों ने 3 टाइप पढ़े, आर्किटेक्चरल, हाई लेवल एंड डिटेल। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कोडिंग आएगा। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कोडिंग स्टैंडर्ड, नेमिंग कन्वेंशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स प्रॉपर फॉलो करो, ये गाइडलाइंस रहेंगे। उसके बाद में आएगा टेस्टिंग। सो टेस्टिंग के अंदर आपके मेनली स्टार्ट्स विद यूनिट टेस्ट। उसके बाद इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन के अंदर 2 टाइप आएंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। उसके बाद में सिस्टम आएगा, सिस्टम के 3 टेस्ट आएंगे, ऑपरेशनल, फंक्शनल, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। बाद में आएगा एक्सेप्टेंस, उसके अंदर भी आपके वापस 3 सब टाइप्स आएंगे, व्हाइट बॉक्स, ग्रे एंड ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स अल्फा, ब्लैक बॉक्स बीटा। देन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मतलब ट्रेनिंग एंड वो सब आएगा, इंस्टॉलेशन ऑन द क्लाइंट साइड। ये होने के बाद में मेंटेनेंस आएंगे, और मेंटेनेंस के आपके 4 टाइप ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। सो ये आपका SDLC हो गया, वाटरफॉल।
एनी डाउट एनीवन? मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उसका ये नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। हाँ, अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल वो समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन क्या दिया है, एवरी SDLC, एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिफरेंट एंड रिक्वायर अ सूटेबल SDLC। मतलब जैसे मैंने आपको सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा कैटेगरी पढ़ा था? फर्स्ट कैटेगरी कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, जल्दी बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या तो वो उसके हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग 3 कैटेगराइजेशन पढ़े, बराबर है। फर्स्ट आपका था सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, देन था कंपलसरी वॉलंटरी, देन था क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल। अब ये जो आपने अलग अलग टाइप के कैटेगराइजेशन पढ़े, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के, एंड रिमेंबर आपका जो सॉफ्टवेयर है ना इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। लाइक आपका जो सॉफ्टवेयर है, इट माइट बी वी कैन से कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफ कोर्स एप्लीकेशन टाइप तो रहेगा, और एप्लीकेशन के साथ में वो या तो कंपलसरी होगा या क्रिटिकल होगा, या फिर कंपलसरी वॉलंटरी हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, कंपलसरी हो सकता है, नॉन क्रिटिकल हो सकता है, वॉलंटरी हो सकता है, नॉन क्रिटिकल हो सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप। ठीक है, सो ऐसा कोई आपके सॉफ्टवेयर होता है, आपका सॉफ्टवेयर एक कॉमन नहीं रहेगा, मल्टीपल कैटेगरी का कॉम्बिनेशन रहेगा। रिमेंबर दैट। देन उसके आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिफरेंट एंड रिक्वायर्स अ suitable SDLC approach to be followed based on internal and external factors like some situation where the use of waterfall model is appropriate। अब वाटरफॉल मॉडल जो है ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं वाटरफॉल मॉडल में, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे। अब आपके पास अगर पूरा रिक्वायरमेंट अगर एक साथ आ गया ना यूजर के पास से, देन वाटरफॉल मॉडल इज सूटेबल। लेकिन अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट एक साथ सारे नहीं आए तो वो टाइम पे मैं वाटरफॉल अप्रोच फॉलो नहीं कर सकता। दूसरी बात, वाटरफॉल में आप देखो कि वाटरफॉल क्यों उसको बोल रहे हैं, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम बॉटम टू डाउन। जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है वैसा पानी रिवर्स में नहीं जाता है कभी भी, बराबर है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। सो मतलब अगर एट एनी फेज अगर कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं वापस एक लाइक कोडिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं वापस डिज़ाइन में जाके चेक नहीं करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट से, क्योंकि रिक्वायरमेंट में मिस्टेक है, वापस या रिक्वायरमेंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मैं डिज़ाइन को चेंज करूँगा, फिर वापस कोडिंग पे आऊँगा। क्योंकि आप देखो कि अगर डिज़ाइन में मिस्टेक है, डिज़ाइन में मिस्टेक कहाँ से आया, रिक्वायरमेंट में मिस्टेक था इसके लिए। सो अभी आपको वापस कोडिंग में अगर प्रॉब्लम हुआ, मिस्टेक हुआ, या कोडिंग रॉन्ग जा रहा है, या कोडिंग से जनरेटेड आपका सॉफ्टवेयर अगर रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रहा है, सो आपको पूरा स्टार्ट से करना पड़ेगा। ये हम लोगों का वाटरफॉल का एक प्रॉब्लम होता है। बहुत स्टैटिक मॉडल भी है ये। सो आप देखो कि एक फिक्स रूल बोले हुए हैं कि इतना टाइम रिक्वायरमेंट को लगना चाहिए, इतना ही टाइम डिज़ाइनिंग को लगेगा, इतना टाइम इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग को लगेगा, इतना टाइम टेस्टिंग को, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे अगर मैं कोई डायनेमिक टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो वहाँ पे वो टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रॉपर। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटरफॉल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उसको छोड़ के हम लोग आगे के जो देखेंगे ना वो यूज़ करेंगे। आपका बेसिक टाइप का अगर सॉफ्टवेयर है दैट टाइम वाटरफॉल इज सूटेबल, बट फॉर सम एडवांस सॉफ्टवेयर वाटरफॉल इज नॉट सूटेबल। सो इंटरनल एक्सटर्नल क्राइटेरिया क्या है आपके, बराबर है, और आपका सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली कहाँ यूज़ होने वाला है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं। लाइक रिक्वायरमेंट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड, क्लियर एंड फिक्स्ड, कहीं पे वापस रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, देन वी कैन गो फॉर अ वाटरफॉल। देन प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने 2 महीने में वहाँ पे कुछ न्यू रिक्वायरमेंट आते हैं, कोई न्यू प्रोसेसेस आते हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड इज नॉट डायनेमिक। नॉट डायनेमिक का मतलब जैसे आप देखो कि हम लोग स्टार्टिंग पे जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते थे, सो वो टाइम पे टेक्नोलॉजी वो स्टैटिक रहता था, मतलब एक सॉफ्टवेयर सालों तक वही सेम चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वो सेम सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप वर्जन बनाया, उसका एक मोबाइल वर्जन बनाया, देन उसका डेटाबेस कनेक्टिविटी किया, देन सर्वर ज़्यादा लोड ले रहा था तो धीरे धीरे हम लोगों ने उसको क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया। देन हम लोगों का जो ओवर बर्डन हो रहा था वो, तो हम लोगों ने उसको बर्डन कम करने के लिए, जैसे आप देखो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ट्विटर। पहले ट्विटर बहुत डाउन जाता था, तो बिफोर 4-5 years इट यूज टू गो डाउन आफ्टर एवरी 2-3 months बिकॉज कि बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आ गए, बर्डन बढ़ गया।
तो उसका डेटाबेस जो है ना वो हमेशा ओवरलोड हो जाता था. देन व्हाट दे हैव डिसाइडेड, दे स्विच देयर टेक्नोलॉजी. तो मतलब पूरा जो ट्विटर है वो उन्होंने रूबी ऑन रेल विथ मोंगोडीबी ये टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया. और उसके बाद यू विल फाइंड कि कहाँ पे उनका कोई जो साइट जो डाउन जाता था या जो हैवी हो जाता था डेटाबेस वो नहीं हो रहा है. सो इसका मतलब क्या है कि आपको कभी कभी पूरा अपने डेवलप जो सॉफ्टवेयर है ना उसको एक टेक्नोलॉजी से दूसरे अपडेटेड टेक्नोलॉजी में डालना पड़ता है. गेटिंग. सो अगर मैंने स्टार्टिंग में कोई एक लैंग्वेज यूज़ किया था जो हम लोग डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, आज के टाइम पे मुझे वो सेम एप्लीकेशन क्लाउड पे रिक्वायर्ड है या इंटरनेट पे रिक्वायर्ड है. सो फिर आपको वो पूरा वापस रीडिज़ाइन करना पड़ेगा. दूसरी बात, वाटरफॉल कभी यूज़ करेंगे व्हेन देयर आर नो कन्फ्यूजन्स and we have limited resources, and to use those limited resource at a full potential we have a expert development teams with us. एंड प्रोजेक्ट जो है वो बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है जो 6-8 महीना 1 साल 2 साल चलेगा वैसा. एडवांटेज बहुत सिंपल है. एडवांटेजेस सिंपल एंड ईजी. बहुत जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल है समझने के लिए, ईजी टू मैनेज. रिजिड है. रिजिड मतलब चेंजेस नहीं कर सकते आप. अब अपने वे में ये मॉडल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो दिया है वही है. और पूरा प्रोसेस और डेवलपमेंट जो है वो वन टाइम कंप्लीट करना है. टुकड़े टुकड़े में आप प्रोजेक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते. सो एक ही बार में पूरा प्रोजेक्ट बनेगा. सो इसके लिए हम लोग अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है तो ही हम लोग इसको बनाते हैं, वाटरफॉल यूज़ करते हैं. तो स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है ये. क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस है, हर किसी का कितना टाइम होना चाहिए वो भी बताया हुआ है. वेल अंडरस्टूड है, इजी टू अरेंज, वही बेसिक पॉइंट्स है. नाउ अब नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल. हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि अगर कहीं पे भी अगर रिक्वायरमेंट चेंजेस होते हैं तो आपको पूरा स्टार्ट से चालू करना पड़ेगा. इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है. Not a good model for a complex and object-oriented projects. Then उसके आगे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट आपको क्या बोला है. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर एट अ मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग. अब आज के टाइम पे हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, देयर आर हाई चांसेस कि रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे. इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन द स्टेज एंड कैन नॉट अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, है ना. ये है. नेक्स्ट कम्स अ प्रोटोटाइप मॉडल. प्रोटोटाइप हम लोग जरा 5 मिनट का ब्रेक. सो आफ्टर वाटरफॉल नेक्स्ट SDLC जो है आपका हुआ है प्रोटोटाइप मॉडल. प्रोटोटाइप मतलब एक डमी क्रिएट करना. आपने बहुत बार देखा रहेगा कि अगर हम लोग कहीं पे कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अगर देखने जाते हैं तो प्रोटोटाइप मॉडल्स रहते हैं वहाँ पे, बराबर है. सो प्रोटोटाइप मॉडल्स का मतलब वही रहता है एक डमी क्रिएट करना, एक्चुअल जैसा रहेगा उससे. सो एज यू कैन सी दिस आर द प्रोटोटाइप मॉडल्स. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो एक्चुअल रियल बिल्डिंग बनने वाले हैं ना उसका ये प्रोटोटाइप होता है कि अगर पूरा बिल्डिंग अगर बनेगा तो ऐसा कुछ लगेगा. एग्जैक्टली सेम वे जब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते उसका भी प्रोटोटाइप बनाते. सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप मॉडल दिया है. सो जैसे हम लोगों ने बिल्डिंग प्रोटोटाइप देखे वैसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर के प्रोटोटाइप बनेंगे. लेट्स सपोज कि अगर आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, सो क्लाइंट को समझाने के लिए हम लोग एक उसका बहुत क्विकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक बेसिक वेबसाइट बना लेंगे जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको. सो दैट्स अ प्रोटोटाइप जहाँ पे कोई डेटाबेस या कुछ नहीं होगा. आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू आवर कस्टमर कि आपका जो मेन वी से कि ओके लॉगिन पेज ऐसा दिखेगा, साइन अप ऐसा होगा, यूज़र प्रोफाइल ऐसा दिखेगा, रिजल्ट ऐसा कुछ दिखेगा. ऐसे एग्जाम्पल्स रखेंगे. सो प्रोटोटाइप इज अ टॉय implementation of the system. Prototype usually exhibits limited functional capacity. मतलब जो सारे फंक्शंस आपके रियल सिस्टम में रहेंगे वो सारे वहाँ पे रहेंगे नहीं, लेकिन हाँ आप डमी मॉडल देख सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ दिखेगा
ऐसा कहीं पे ऐसा कुछ फंक्शन आएगा। अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग प्रोटोटाइप जो है कोई क्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग प्रोटोटाइप के जगह पे जो यहाँ पे बताया उसके जगह पे हम लोग के पास ऑलरेडी कोई प्रीवियसली ऐसे सॉफ्टवेयर्स अगर हम लोगों ने बनाए, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ कंप्लीट प्रोटोटाइप मॉडल हम लोग ऐसे कोई सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स जो पहले कोई क्लाइंट के लिए बनाए रहेंगे वो बता देते हैं। नाउ समटाइम इट हैपेंस कि क्लाइंट जो है ना वो उसके माइंड में वो बैठ जाता है कि ओके मेरा सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो ऐसा ही कुछ दिखेगा। एंड अगर वो स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस उसने वहाँ पे देखे हैं, वो फंक्शंस अगर रियल सिस्टम में मैच नहीं करते, सो ही इज़ लाइक कि आपका प्रोटोटाइप कुछ अलग था और फाइनल प्रोजेक्ट आप कुछ अलग दे रहे। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग कि अगर क्लाइंट का बजट बहुत कम है तो वो टाइम पे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं उसका एक प्रोटोटाइप भी बनाऊँ और बाद में फिर रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू करूँ। सो वो टाइम पे प्रोटोटाइप जो है वो टाइम कंज्यूमिंग एक चीज़ हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप का क्या बोला है, एक फंक्शन कैपेसिटी सारे तो हम लोग नहीं बता सकते लेकिन लिमिटेड हम लोग बता सकते हैं। लाइक अगर मैंने लॉगिन के ऊपर एक प्रोफाइल पेज या सपोज साइन अप पे मैंने एक बटन डाला है जिसके ऊपर मैंने लॉगिन पेज को कॉल किया है HTML के, देन HTML के लॉगिन पेज के बटन के ऊपर मैंने प्रोफाइल पेज को कॉल किया और वहाँ पे बेसिक एक HTML में सिंपल सा प्रोफाइल बना के बता दिया। सो लो रिलायबल रहेंगे, ये बेसिक डमी मॉडल्स ही रहेंगे जिसमें हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हार्डकोर फंक्शंस ऐड नहीं किए, ना डेटाबेस के कुछ ज़्यादा कुछ फंक्शनलिटी ऐड किए। इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस रहेंगे जिसको हम लोग एक्चुअल सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। So yeah, the shortcut implementation of function, for example, may produce a desired result by using a table lookup instead of performing the actual computation. So बड़े algorithms जो processing करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं वो। जैसे अगर हम लोग रिजल्ट जनरेशन के लिए एक डमी मॉडल अगर बनाएंगे या प्रोटोटाइप बनाएंगे, सो वो टाइम पे वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कंपेयर करके उसमें से कुछ डेटा नहीं लेने वाले। वो क्या करेंगे वहाँ पे, वो डायरेक्टली हम लोगों ने जो रेडी एक आध दो स्टूडेंट के मार्क्स वहाँ पे स्टोर किए रहेंगे, वो मार्क्स को प्रोसेस करके आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। सो द एक्चुअल रिजल्ट विच द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू जनरेट एंड द टाइम इट विल टेक एंड हाउ इट्स गोइंग टू फैच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, वो कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई इतना डेटाबेस पे या उस पर मेहनत नहीं करें। दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कभी कभी प्रोटोटाइप यूजुअली टर्न्स आउट टू बी अ वेरी क्रूड वर्जन ऑफ द एक्चुअल सिस्टम। कि कभी कभी क्लाइंट को लगता है कि ओके अगर प्रोटोटाइप में अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं चल रहा है, सो देयर माइट बी चांस के एक्चुअल सिस्टम भी प्रॉपर ना चले, या प्रोटोटाइप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक्चुअल सिस्टम भी इतना कॉम्प्लिकेट होगा क्या। सो ये बहुत बार ये मिसकंसेप्शंस होते हैं। सो प्रोटोटाइप इज यूजुअली व्हेन कस्टमर और डेवलपर इज नॉट श्योर ऑफ द रिक्वायरमेंट और ऑफ एल्गोरिदम। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे जो एल्गोरिदम है, एफिशिएंसी है, बिजनेस रूल्स है, वो सबको फोकस में रखते हुए। इन प्रोटोटाइप द क्लाइंट इज इन्वॉल्व थ्रू आउट द डेवलपमेंट विच इज इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ क्लाइंट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस टेस्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक लास्ट में हम लोगों ने क्या बोला, एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब इटसेल्फ इज whether user is accepting that software or not, that's what we mean by acceptance test. So अगर क्लाइंट अगर कंटिन्यूसली प्रोटोटाइप से ही अगर आपके साथ इन्वॉल्व है, आप हर एक डेवलपमेंट के बाद में अगर आप उसको पूछ रहे हो कि ओके दिस डेवलपमेंट इज करेक्ट और नॉट, वेदर यू वांट दिस और दैट या एक्सेट्रा, सो वो टाइम पे आपको यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली आपने क्लाइंट को जब लूप में रखा हुआ है ना, सो दैट क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट ऑन अ क्लाइंट एंड आप जो भी कुछ माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बना रहे हैं वो सारे क्लाइंट्स को पता रहेंगे जो फंक्शंस ऐड कर रहे हैं। सो आफ्टर फिनिशिंग द कंप्लीट सॉफ्टवेयर जब आप डिप्लॉय करेंगे, सो क्लाइंट का एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर ना करने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है। सो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके आगे क्या बोला है, व्हेन प्रोटोटाइप्स आर डेवलप्ड विद एक्सपेक्टेशन दैट दे विल बी डिस्कार्डेड, इट इज़ पॉसिबल इन सम केस टू इवॉल्व फ्रॉम प्रोटोटाइप टू वर्किंग सिस्टम। सो कभी कभी क्या होता है, यही प्रोटोटाइप में जो हम लोगों ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और थोड़े बहुत जो हम लोगों ने डेटाबेस यूज़ किए रहेंगे, उसी को हम लोग वापस उसी के ऊपर वर्कआउट करके एक एक्चुअल सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। सो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि प्रोटोटाइप को हम लोग डिसमेंटल कर देंगे या डिलीट कर देंगे या ऐसे ही हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को ऐसा क्लाइंट्स अगर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते रहते हैं तो हम लोगों को उसमें भी जावा कोडिंग या PHP जो भी कोडिंग है वो ऐड करना पड़ेगा थोड़ा,
थोड़ा डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब समझो कि आपने 10% जितना अपना प्रोजेक्ट का काम वो प्रोटोटाइप बनाने में कर दिया है, सो अब आप वापस एक पूरा नया सॉफ्टवेयर बनाने से बेटर है कि वी कैन जस्ट वर्कआउट विद दैट प्रोटोटाइप और उसी को आप आगे इम्प्लीमेंट करते चलो। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप कैन बी यूज्ड फॉर विच रीजंस, फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, मतलब वो प्रोटोटाइप को देख के आपको एग्जैक्टली वो डमी मॉडल को देख के वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट थिंग्स वी सपोज टू ऐड, व्हाट थिंग्स वी सपोज टू रिमूव, और what things can be implemented, or what things are missing which we can again add up there. So prototype can help with elicitation and validation, barabar. It allows users to experiment with the system and so refine the requirement. They may get new ideas of requirement and find areas of strength and weaknesses. उसके आगे क्या बोला है, प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड, इट मे रिवील some errors and in the requirement specification may be then modified to reflect the changes. Now system designs, क्या बोला है देखो system designs में, a prototype can help to carry out design experiments to check feasibility of proposed system. देखो सिस्टम डिज़ाइन मतलब प्रोटोटाइप में जो आपने पैटर्न्स जो सारी चीज़ें डेवलप की है उससे आपको पता चल पाएगा कि आपका प्रोटोटाइप कितना बड़ा बना है, तो उसके कंपैरिजन में जब आप ऐसा रियल सिस्टम बनाएंगे तो वो कितना बड़ा बनेगा, उसका उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होंगे, कितने डेवलपर्स टेस्टर्स लगेंगे, और ऐसे कोई सिस्टम को, ऐसे हैवी सिस्टम को रन करने के लिए आपके पास जो एंड यूजर्स का सिस्टम रहेगा वो कैसा रहेगा। सो वो फिजिबिलिटी भी आ जाएगा। एज वी नो 4 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिकल एंड लास्ट which one was the last feasibility, which one? Schedule. Schedule feasibility, right? So ये आपके feasibility हो गए। and other needs of prototype in software development क्या बोला है, how the screen might look like, वो आप बता सकते हैं, यूजर इंटरफेस कैसा दिखेगा, और सिस्टम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये सब यहाँ पे दिख सकता है बहुत इजीली। सो यहाँ पे देखो एस्टेब्लिश अ प्रोटोटाइप विद ऑब्जेक्टिव्स, प्रोटोटाइपिंग प्लान बनाया हम लोगों ने, उसमें क्या फंक्शंस रहेंगे प्रोटोटाइप में वो हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे आउटलाइन कर दिया उसके हर एक के डेफिनेशन। देन प्रोटोटाइप डेवलप किया है ना, जो एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे हम लोग। देन वो प्रोटोटाइप को इवेल्युएट करेंगे, मतलब इसमें जो चीज़ें जो फंक्शंस हम लोगों ने ऐड किए वो सारे रिक्वायर्ड है, कुछ मिसिंग है, कुछ और ऐड है, कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हुए तो वो नए रिक्वायरमेंट भी हम लोग प्रोटोटाइप में ऐड करेंगे, और उसका एक इवेल्युएशन रिपोर्ट बनेगा, मतलब कौन से फंक्शंस काम के हैं, कौन से काम के नहीं है, ये सब हम लोग इवेल्युएट करके बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, सो वो सेम जो मैंने आपको डायग्राम बताया वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट इज इटरेटिव। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज इटरेटिव मॉडल। इटरेशन समझते हैं हम लोग, कोई एक फॉर लूप या कुछ लिखते हैं तो उसमें इटरेशन चलता है, मतलब धीरे 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 वो इटरेशंस जो है वो नंबर वाइज इंक्रीमेंट होते जाएंगे। सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, अब एक सिंपल सा अगर डेफिनेशन दूं मैं आपको, इटरेटिव मॉडल का मतलब होता है मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल। लिसन वेरी केयरफुली, इटरेटिव का मतलब क्या है, मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल। जो सबसे पहले हम लोगों ने वाटरफॉल पढ़ा उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास सारे रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं है, आप पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बना सकते, बहुत बड़ा है। जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम एट वंस, एंड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम डिवाइड दैट प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट्स एंड नाउ ट्राई टू सॉल्व दोज स्मॉल प्रॉब्लम्स और स्मॉल पार्ट्स। सो एग्जैक्टली वही किया हम लोगों ने। हम लोग के पास बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक साथ नहीं बन सकता, तो हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, बराबर है। और ये हर एक जो छोटा पार्ट है उसको डेवलप करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वाटरफॉल मॉडल यूज करेंगे। मतलब हर एक जो छोटा छोटा यूनिट है हम लोग के सॉफ्टवेयर का, वो हर एक छोटा यूनिट डेवलप करने के लिए वी आर यूजिंग वाटरफॉल मॉडल फॉर दैट स्पेसिफिक यूनिट और दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट ओनली। और ऐसे मल्टीपल वाटरफॉल के इटरेशंस चलते हैं, इसको इटरेटिव मॉडल बोलते हैं हम लोग। सो अगर मैंने सपोज 5 डेवलपमेंट्स किए, 5 अलग अलग पार्ट में अगर प्रोजेक्ट को डेवलप किया है तो 5 इटरेशंस चलेंगे ऑफ वाटरफॉल। 10 है तो 10 इटरेशंस चलेंगे ऑफ वाटरफॉल, और उतने टीम साथ में काम करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय इटरेटिव मॉडल।
और सारे इटरेशन में सेम चल रहा है, देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बराबर है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट। सो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन इन शॉर्ट व्हाट वी आर सेइंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, देन डिजाइन आएगा, देन डेवलपमेंट आएगा, टेस्टिंग आएगा, और वो सेम चलते रहेगा। और लास्ट में ये जो भी इटरेशन है ये सबको कंबाइन करके हम लोग एक सिस्टम बना देंगे और उसको हम लोग फिर डिप्लॉय करेंगे ऑन द क्लाइंट साइड। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, आपके पास क्लाइंट के पास से कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, टुकड़े टुकड़े में रिक्वायरमेंट मिल रहा है। तो सपोज आपको फर्स्ट यूनिट के रिक्वायरमेंट मिल गया, स्टार्ट विथ फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड के मिले, स्टार्ट विथ सेकेंड इटरेशन। नाउ सेकेंड के मिले जो जो रिक्वायरमेंट्स सपोज सेकेंड इटरेशन के दिए, देन क्लाइंट सेज कि नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट में चेंजेस है, नो प्रॉब्लम, थर्ड इटरेशन जो फॉलो करेंगे उसमें हम लोग वो चेंजेस अप्लाई कर देंगे। सो आप देखो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी इटरेशन हम लोग क्लाइंट के पास से फीडबैक ले रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फीडबैक लूप चल रहा है। और अगर क्लाइंट के साइड से बहुत डायनेमिक अगर कोई चेंजेस भी आ रहे हैं ना, तो हम लोग उसको नेक्स्ट इटरेशन में बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरा प्रोजेक्ट आपको वापस बनाना पड़ेगा। सो वो ये देखो, रिक्वायरमेंट में चेंज एट प्रीवियस स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एंड मे बी टेकन केयर इन नेक्स्ट स्टेज ऑफ दैट इटरेशन। फीडबैक एवरी स्टेज के ऊपर हम लोग डेवलप करने के बाद में फीडबैक ले रहे हैं क्लाइंट का, है ना। हर एक इटरेशन, हर एक छोटा छोटा पार्ट बनेगा, क्लाइंट को बताएंगे, वो चेक करेगा उसको क्लियर लग रहा है, देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3-4 टीम साथ में डेवलप कर रहे हैं और वो 3-4 पार्ट हम लोग एक साथ क्लाइंट को दे रहे हैं। गेटिंग, ऐसा नहीं होगा कि पहला टीम के बाद में ही दूसरा काम करेगा। अगर लाइक वी हैव 60 स्टूडेंट्स, अगर मैं 5-5 के अलग अलग ग्रुप बनाता हूँ, तो अभी ऐसा थोड़ी होगा कि एक ग्रुप का काम खत्म नहीं होता तब तक दूसरा ग्रुप अपना काम चालू नहीं करेगा, नहीं, दे कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली। और कभी कभी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है, सो अदर टीम विल वेट। रिग्रेशन टेस्टिंग इंक्रीज द इम्पोर्टेंट ऑन ऑल इटरेशन वन आफ्टर अनदर। अब रिग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या रहता है, सपोज आपका फर्स्ट, देखो ध्यान से देखो, पहला पार्ट हम लोगों का बन गया, सपोज वी आर डन डेवलपिंग दिस फर्स्ट बिल्ड 1, ठीक है। ये बिल्ड में हम लोगों ने कुछ डेवलपमेंट्स किए, वर्कआउट हो गया, टेस्ट हो गया, सब सक्सेस हो गया, क्लाइंट साइड से भी उसने वेरीफाई किया। लेकिन उसके बाद में सपोज कुछ हम लोगों को क्या मिले, कुछ प्रॉब्लम्स मिले, बराबर है। सो हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड टाइम जब हम लोग सेकेंड पार्ट जो बिल्ड करे उसके टाइम पे इसके अंदर भी थोड़े कुछ चेंजेस कर दिए कोडिंग में या कहीं पे। अब जब आपका एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल पार्ट्स रहते हैं ना, तो कभी कभी होता है कि फर्स्ट वाले पार्ट, दिस इज माई यूनिट 1, ये ओरिजिनल जो था उसके साथ में यूनिट 2 जो है उसका मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वाज वर्किंग परफेक्ट, वर्किंग फाइन। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए ना, इसका निगेटिव इम्पैक्ट बिल्ड 2 पे आ गया, मतलब सेकेंड पार्ट पे आ गया, एंड अब ये भी रॉन्ग आउटपुट जनरेट करने लगा या ये भी हैंग होने लगा। सो रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, when we make some modification in one part of our module, then उसके जो सब मॉड्यूल्स और उस पर डिपेंडेंट मॉड्यूल्स है ना, उसको भी आपको रीटेस्ट करना पड़ता है कि जो आपने कोडिंग में या कहीं पे जो चेंजेस किए उसके पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट कैसे दिख रहे हैं आपको उसके डिपेंडेंट सब मॉड्यूल और उसके कोई दूसरे डिपेंडेंट मॉड्यूल्स के ऊपर, वो यहाँ पे होता है। सो वो आपको रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत क्लियरली फॉलो करना पड़ता है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय रिग्रेशन टेस्ट। आई होप आपको मतलब समझ में आया व्हाट वी मीन बाय रिग्रेशन टेस्ट। वापस एक बार बता देता हूँ, when we make changes in a code, बराबर है, when we make changes in one part or one unit of our software, then वो मॉड्यूल या सब मॉड्यूल में जो आपने चेंज किए उसके what are the positive और negative implications of that change on other sub modules or dependent module that we need to test, or what are the impact और implication of that changes on the complete software, वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो आप देखो कि अगर मेरे पास इतने ये अगर मेरे पास इतने ये चार अगर मेरे पास पार्ट्स है, बराबर है, तो इसमें अभी अगर मैंने पार्ट 3 में अगर या थर्ड मॉड्यूल में अगर कुछ चेंज किया
तो इसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ पे क्या है ये वापस आपको टेस्ट करना पड़ेगा। सो अब कभी कभी क्या होता है आपका टेस्टिंग में ही बहुत ज्यादा टाइम चले जाता है। क्यों? इसमें कुछ चेंजेस किए तो अभी सिर्फ इसको टेस्ट करके नहीं चलेगा, इसमें कोडिंग में चेंज किया हम लोगों ने, और इसका जो कोड है वो सपोज यहाँ पे कॉल हो रहा है या फिर ऊपर भी कॉल हो रहा है, या ऊपर से कोई कोड जो है हम लोगों ने यहाँ पे इनहेरिट किया था। सो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो आपको अगेन एंड अगेन वेरीफाई करना रहता है। इसके लिए हम लोग जब रिग्रेशन टेस्ट फॉलो करना रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पे कभी कभी मैनुअल टेस्ट छोड़ के बार बार जो चेंजेस होते रहते हैं ना हम लोग के मॉड्यूल में, तो वो टाइम पे ऑटोमेशन टेस्ट फॉलो करते हैं। ऑटोमेशन टेस्ट मतलब वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू टेस्ट आवर सॉफ्टवेयर, and as you can see this one is more practical compared to waterfall model. Limitations क्या है? There are many cycles of waterfall, multiple iterations of waterfall. Fixed price projects have problem of estimation. क्यों? Because जितने iterations बढ़ेंगे उतना आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ते जाएगा। सो क्यों स्टार्टिंग में हम लोग के पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना, तो जितने आपके रिक्वायरमेंट मिलते जा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ इटरेशंस उतने बढ़ाते जा रहे हैं। सो फिक्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट देना कि ओके आपका कॉस्ट इतना ही होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इन सच सिनारियोज हम लोग बोलेंगे कि ओके पर इटरेशन विल चार्ज दिस मच अमाउंट। सो अभी वो जितने इटरेशन होंगे 10, 20, 30, 40 उतने हम लोग चार्जेस अप्लाई करते जाएंगे। सो सपोज पर इटरेशन आई चार्ज 10 लाख और 5 लाख। सो अगर 10 इटरेशन होते हैं तो 10 मल्टीप्लाई विथ 5 उतने लैक्स का आपका बिलिंग होगा। सो ये आपका इटरेशन दिया हुआ है। एंड सेम वे अगर आप देखेंगे ये बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब टेक्निकली बुक में जो लिखा हुआ है ना वो कुछ ऐसा है। बुक में क्या लिखा है हम लोग के पास, देखो रिक्वायरमेंट आर्किटेक्चर है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है हम लोग के पास, है ना, और उसके साथ में क्या आ रहा है, क्लाइंट फीडबैक आ रहा है। अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने यूजर नीड्स के बेस के ऊपर क्या किया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बेस के ऊपर आपका आर्किटेक्चर बन गया। अब उसके बाद फिर इट कम्स ऑन दिस टाइप कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर मेरे पास है, रिक्वायर्ड आर्किटेक्चर क्या ऐड करना है वो पता चल गया, क्लाइंट के पास से फीडबैक मिल गया, जो रिक्वायर्ड सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, उसके बेस के ऊपर आपके डेवलपमेंट इटरेशंस चलेंगे, जिसमें सिलेक्टेड रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर हम लोग एग्जिस्टिंग डिजाइन्स को एनहांस करेंगे, उतना छोटा सा पार्ट डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, और वो छोटा सा जो आपका अपडेट है या एक छोटा सा जो कुछ फंक्शंस ऐड किए वो सॉफ्टवेयर रिलीज करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय इटरेटिव अप्रोच। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। एनीवन, एनी डाउट्स फॉर दिस? एनीवन गाइस? क्लियर है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो Yes, sir. ओके इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टाइप है दैट इज रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। अब ये थोड़ा सा हम लोगों का टॉपिक जो है वो बड़ा है और उसके ही कंपैरिजन पे दूसरा भी चलेगा। सो अभी के लिए मैं आज के लिए यहाँ तक ही रखता हूँ। आपको कुछ डाउट्स है तो पूछो अभी। No, sir. कुछ डाउट्स है तो पूछो, बिकॉज इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम लोगों का जो टाइम जितना बचा है उतने टाइम में कंप्लीट नहीं होगा। वो लिंक में है, आगे के जो 2-3 मॉडल्स है वो मुझे साथ में एक्सप्लेन करना है वो। ओके।